हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग नहीं, सॉरी, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट लाइव पर। बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की। लेक्चर नंबर है 3। आपको पता ही है, हफ्ते के स्टार्टिंग के 3 दिनों में हम पढ़ते हैं 12th और हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में हम पढ़ते हैं 11th। तो बेटा जी आज हफ्ते का 3रा दिन है ना, तो आज हम 12th का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी आज वेडनेसडे है तो 12th का टॉपिक पढ़ेंगे। तो चल रहा था हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, है ना, और इसी को कंटिन्यू करेंगे। आ गए हैं आप सभी? चलिए जी, बहुत बहुत नमस्कार है, स्वागत है, वेलकम है। हाँ जी, कौन कौन आया जरा देख लेते हैं एक बार। उपाध्याय बाबू, दिवाकर राज, रोशन बाबू, खुशहाल मौर्य, बहुत ही बढ़िया भैया। और जी अमन, मोनू, कविता, खुशी, बुलबुल, चलिए जी, रोहित, रामेश्वर, काजल, शिल्पी, खुशबू, नीम सिंह, चलिए जी, राकेश राव, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। सीरियसली पढ़िएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। और हम हैं आज बाबा रामदेव, क्योंकि हमारी एक आंख बिगड़ चुकी है। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, लेक्चर नंबर है 3। आगे चलते हैं। नीट का 2022 के लिए एक वीआईपी कोर्स, विजेता कोर्स ऑलरेडी चालू है। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेक्चर्स जा रहे हैं, डाउट सॉल्व हो रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, स्ट्रक्चर्ड मैनर में होएगा, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। कुछ भी पूछना है इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो ऐप पर है उनके पास आएगा एक पोल, जवाब दे दीजिए जरा जल्दी से मुझे। चलिए जी, चलो चलें आगे। आइए बेटा, बात कर रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी बेटा जी? हमारे पुंकेसर की, है ना। और पुंकेसर क्या था? लघु बीजाणु पर्ण था। एक बार याद दिला देता हूं क्या क्या पढ़ा। पुंकेसर की संरचना देखी। पुंकेसर लघु बीजाणु पर्ण है, 2 चीजों से बना हुआ था, पराग कोश से और तंतु से। तंतु ग्रहण किए हुए है किसको? पराग कोश को। पराग कोश कैसा था? द्विपालित था, एक पाली में 2 किनारे, प्रत्येक किनारा लघु बीजाणु धानी, जो 4 भित्तियों से आवृत होती है। सबसे पहले बाह्य त्वचा, फिर अंतः त्वचा या अंतस्थीसियम, फिर मध्य स्तर, फिर टैपिटम। टैपिटम के 2 कार्य हमने देखे थे, जहां पर टैपिटम अंदर जो परागकण बनेंगे उनको पोषण प्रदान करेगी, और कैलेज एंजाइम निकाला था। कैलेज क्या कर रहा था? अभी बता रहा हूं। अंदर क्या मिल रहा था? बीजाणु जन ऊतक मिल रहा था, जिसके अंदर मिल रही थी बीजाणु, या मैं बोलूंगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कैसी थी? द्विगुणित थी। 2 लघु बीजाणु मात्र कोशिका के बीच में जो जीव द्रव्य तंतु यानी प्लाज्मोडेस्मेटा जो कनेक्शन था वो नहीं होना चाहिए। उसको तोड़ने के लिए खुद ही ध्यान से सुनना, खुद ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने अपने चारों तरफ एक स्तर का निर्माण किया, जिसका नाम था क्या? कैलोज स्तर। तो कैलोज स्तर बनाई किसने? लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने। अब साहब, कैलोज स्तर के अंदर है कोशिका। कौन? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। वो एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिका बना देती है। प्रत्येक कोशिका को हमने बोला था क्या? लघु बीजाणु। और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणु का जो निर्माण था, इस प्रक्रिया को हमने बोला था क्या? लघु बीजाणु जनन। इस प्रक्रिया को हमने बोला लघु बीजाणु जनन, ठीक है। 4 लघु बीजाणु मिल रहे हैं जो बाहर एक स्तर से ढके हुए हैं। ये स्तर है कैलोज, अंदर हैं 4 लघु बीजाणु। इस संरचना को हमने बोला चतुष्क। सिंपल। अब हमने क्या करना था? इस कैलोज स्तर को हटाना था। इसको हटाने के लिए उत्तरदायी कौन था? टैपिटम से निकला हुआ कैलेज एंजाइम। कैलेज ने इस कैलोज स्तर को हटाया, नष्ट किया, जिससे ये लघु बीजाणु फ्री हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। अब ये जो मुक्त लघु बीजाणु हैं, ये यहां पर मिलेंगे, अंदर लघु बीजाणु धानी में मिलेंगे। अब ये जो लघु बीजाणु हैं, ये बदलेंगे, इनका परिवर्तन होएगा, इनका विकास होएगा। किसमें होएगा भैया? ये बदलेंगे किसमें? परागकण में। तो परागकण का निर्माण किससे हो रहा है? लघु बीजाणु से। यानी परागकण एक प्रकार का क्या है सर? लघु बीजाणु है। यस, बिल्कुल। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कल लास्ट में कि वो जो लघु बीजाणु था,
एकल केंद्रकीय था, एक केंद्रक था, अगुणित था। फिर उसके बाहर क्या मिल रही थी? कोशिका भित्ति, जो किससे बनी हुई थी? सेल्यूलोज से और पेक्टोज से। ठीक है, यहां तक बताया। फिर बताया कहीं ना कहीं पहले केंद्रक विभाजन हुआ जो असमान था, जिससे एक छोटा केंद्रक बना, एक बड़ा केंद्रक बना। जो छोटा केंद्रक है जनन केंद्रक, जो बड़ा केंद्रक है कायिक केंद्रक। फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया तो दो कोशिका बन गई, एक जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका। जनन कोशिका के अंदर छोटी जनन कोशिका जिसके अंदर जनन केंद्रक, बड़ी कायिक कोशिका जिसके अंदर कायिक केंद्रक। ये दो कोशिकीय अवस्था मैंने आपको बता दी थी। यहां तक की बात मैंने आपको कल बता दी थी। आई होप यहां तक की चीज पता लग गई होगी, यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। सर क्लास रुक गई है? बाबू नहीं, क्लास नहीं रुकी है, चल रही है क्लास। ठीक है, हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छे आ गए हैं बाबू। मैंने बस अभी तक क्या कराया? रिवाइज कराया है जो अभी तक पढ़ा है हमने, और कुछ नहीं किया, कुछ नई चीज नहीं बताई है, बस जो कल पढ़ा उसको रिवाइज करा दिया है। ठीक है, चलिए अब बात आ रही है यहां पर, ध्यान से सुनिएगा। अब समय हुआ है किस चीज का बेटा जी? आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट पहला प्रश्न, परागकण हैं, परागकण हैं, क्या है? गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु पर्ण या लघु बीजाणु धानी? जल्दी से आंसर दीजिए, परागकण क्या है? दूसरा प्रश्न, कांटेदार व चिपचिपे परागकण और बड़े आकर्षक रूप से रंगीन पुष्प निम्न में से किससे संबंधित होते हैं? जल के द्वारा परागण, कीट के द्वारा परागण, पक्षी के द्वारा परागण या वायु के द्वारा परागण? रंगीन पुष्प जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? जब परागण कौन कराएगा? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। इतना ही था मेरे भाई, दो ही प्रश्न थे, एक बार तुरंत देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले परागकण है, क्या है परागकण? क्या लघु बीजाणु धानी है? नहीं, वो तो पराग कोश था। पराग कोश जो है उसमें 4 लघु बीजाणु धानियां मिल रही है, यानी पराग कोश क्या? लघु बीजाणु धानी है। याद रखना, पराग कोश जो है वो है लघु बीजाणु धानी। आपसे पूछे कोई लघु बीजाणु धानी कौन है, तो आप सीधा बोलेंगे सर 4 लघु बीजाणु धानी थी जो किसमें मिल रही है? परागकोश। यानी परागकोश क्या है? 4 लघु बीजाणु धानी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सिंपल। हाँ जी, लघु बीजाणु पर्ण कौन था? सर पुंकेसर। पुंकेसर जो था वो था लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, गुरु बीजाणु अभी तक आप नहीं जानते, जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा गुरु बीजाणु कौन होता है। ठीक है, हालांकि आंसर आप जानते हैं परागकण क्या है प्रभु? लघु बीजाणु है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था परागकण किससे विकसित हो रहा है? लघु बीजाणु से। यानी लघु बीजाणु ही क्या बना रहा है? परागकण बना रहा है। बताइए, ये सिंपल सी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब कृपया करके ना एक काम करें, मेरी बात को गौर से सुने, क्योंकि 2019 में भी ये प्रश्न पूछा गया था नीट में। 3 चीजें लिख लो कॉपी में जल्दी से। पहले लिखो पुंकेसर, उसके आगे एरो करके लिखो लघु बीजाणु पर्ण। आप जानते हैं, मुझे पता है, फिर भी लिख लो। पुंकेसर के आगे लघु बीजाणु पर्ण, परागकोश के आगे लघु बीजाणु धानी, परागकण के आगे लघु बीजाणु। कृपया करके ये लिख लेना, क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कृपया करके लिख लीजिएगा, अच्छा होगा अगर आप लिख लेंगे तो। चलिए, दूसरा प्रश्न था बहुत ही सिंपल कि भैया पुष्प जो है वो रंगीन है और कहीं ना कहीं उनके जो परागकण है वो चिपचिपे हैं। अब जरा सोचिए, कोई आएगा उसके पैरों से चिपक जाएंगे परागकण। क्यों? क्योंकि परागकण चिपचिपे। अब चिपचिपे क्यों बनाए? ताकि किसी के पैरों से चिपक जाए, वो उसको लेकर कहीं और चला जाए। अब वो कौन है? अब वो आकर्षित भी होएगा जो आएगा, वो कौन होएगा? सीधी सी बात है, कौन होंगे? वो कीट होंगे। तो कीटों के द्वारा जब परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, तो वहां पर पुष्प रंगीन होते हैं, बड़े होते हैं, उनके परागकण चिपचिपे होते हैं। सिंपल सा था, ये 2 प्रश्न बताएं। यहां तक की कहानी सिंपल सी है। सर परागकण अगर नर युग्मक नहीं है तो नर युग्मक कौन है? बेटा थोड़ा सा तसल्ली रख ले, अभी आने वाला है।
ठीक है, चलें आगे, आइए अब चलते हैं, अब ध्यान से सुनिए। देखिए हम पढ़ रहे थे लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्धन। क्या हमने परागकण बना दिया? बना दिया क्या? नहीं, अभी नहीं बनाया, अभी वेट करो। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया इधर मत देखिएगा, अभी इधर देखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी, तनिक थोड़ी पढ़ाई कर लो फिर बातें भी कर लेंगे, हैं? देखिए ये एक लघु बीजाणु है, इस लघु बीजाणु में एक केंद्रक था, वो भी अगुणित था। कौन है बेटा? ये लघु बीजाणु। ठीक है सर, ये लघु बीजाणु है। इस लघु बीजाणु में एक केंद्रक था और बाहर है कोशिका भित्ति। चलो जी सर, ये है कोशिका भित्ति। मैंने कहा वेल डन, बहुत ही बढ़िया सर, ये आपने कल भी बता दिया था। बिल्कुल बताया था। ठीक है, अब क्या हुआ था ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यहां पर फाइनली हमारी 2 कोशिकाएं बन गई थी। ठीक है, और ये जो 2 कोशिकाएं जो बनी थी, जिसमें से एक कोशिका थी क्या? बड़ी, और एक कोशिका थी छोटी। सीधी सी बात है, एक कोशिका है कैसी? छोटी, और एक कोशिका है क्या? बड़ी। ठीक है, जो बड़ी कोशिका है उसके केंद्रक की आकृति देखिए, और जो छोटी कोशिका है उसके केंद्रक की आकृति भी याद रख लीजिएगा। बड़ी कोशिका का नाम क्या था? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। और छोटी कोशिका का नाम क्या था? जनन कोशिका। ठीक है, और इसके अंदर जो केंद्रक मिल रहे थे साहब, इसके अंदर जो केंद्रक मिल रहे थे वो भी अलग अलग नाम था। ये जनन केंद्रक, ये कायिक केंद्रक। अब जरा सोचिए, यहां पर अनियमित आकृति किस केंद्रक की है? सर ये जो कायिक केंद्रक है ना, कायिक केंद्रक जो है, इसकी आकृति जो है अगर देखा जाए, क्या वो निश्चित है? नहीं, वो अनियमित है, यानी निश्चित नहीं है, बदल रही है, मतलब अजीब सी आकृति है। ठीक है, और यहां पर जो केंद्रक है जिसका नाम है जनन केंद्रक, इसकी आकृति अगर हम देखें तो तर्कुरूपी है। तर्कुरूपी यानी स्पिंडल शेप में है, इस तरीके से। ठीक है, सिंपल सी हमारी 2 कोशिकीय अवस्था है। ठीक है, चलें आगे। यहां तक मैंने आपको समझा दिया था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें आगे, चलें आगे। ठीक है शोभित, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां तक समझा दिया था, अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए आगे भैया मैं अभी कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पहले पढ़ा रहा हूं, फिर लास्ट में बता दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। जब मैं पूछूं ना तब बताना, अभी पहले फोकस करो पढ़ाई पर। हाँ जी सर, यहां तक चीज क्लियर है, ये मैं आपको कल बता चुका था। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या होएगा बेटा। ये 2 कोशिकीय अवस्था दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? सर 2 कोशिकीय अवस्था है, बिल्कुल है सर, 2 कोशिकीय अवस्था है। हाँ जी बिल्कुल है ना। अब ये जो 2 कोशिकीय अवस्था है, इनके ऊपर कोशिका भित्ति है। हाँ जी सर, कोशिका भित्ति भी है, बिल्कुल है सर। ठीक है, अब इसी 2 कोशिकीय अवस्था को वापस से देखिए। ये 2 कोशिकीय अवस्था, जिसमें ये कौन? कोशिका भित्ति, ठीक है, और यहां तक की चीज मैंने आपको समझा दी। अब बात आ रही है, प्रभु जरा गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये 2 कोशिकीय अवस्था जो है, जिसमें एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका आपको दिखाई दे रही है, ये 2 कोशिकीय अवस्था में बाहर क्या है? सर ये कोशिका भित्ति है, थी ना? अब इस कोशिका भित्ति में क्या मिल रहा था? सर सेल्यूलोज और पैक्टोज मिल रहा था। हाँ जी मिल रहा था। अब ये 2 कोशिकीय अवस्था किसके अंदर है? सर ये लघु बीजाणुधानी, जिसको हमने परागपुट्टी नाम दे दिया था, उसके अंदर है। अब वहां पर हमने टैपिटम के 2 कार्य देख लिए थे, अब तीसरा कार्य किसका? टैपिटम का। टैपिटम जो है उसका तीसरा कार्य ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यही टैपिटम
तीसरा कार्य क्या कर रही है, ये जो दो कोशिकीय अवस्था थी ना, इस दो कोशिकीय अवस्था पर, ये दो कोशिकीय अवस्था पर एक आवरण का निर्माण कर रही है। ये दो कोशिकीय अवस्था पर एक आवरण का निर्माण कर रही है। ठीक है, सिंपल सा था या नहीं था, बताएं कौन बेटा? ये जो दो कोशिकीय अवस्था थी, जिसमें एक छोटी कौन सी, जनन कोशिका, और बड़ी कौन थी, कायिक कोशिका, जिनके बाहर कौन थी सर, कोशिका भित्ति थी, जिसमें सेल्यूलोज और पैक्टोज था। ठीक है, अब इन दो कोशिकीय अवस्था के बाहर कुछ पदार्थ एकत्रित किया गया है। अब वो पदार्थ जो यहां पर डाला गया, उस पदार्थ के एकत्रीकरण से एक स्तर बन गई है। मैंने कहा ठीक है, कौन सा पदार्थ डाला सर? इसके अंदर डाली गई हैं दो मुख्य रूप से चीजें, मुख्य रूप से दो चीजें। एक डाला गया है लिपिड, जिसके कारण चिपचिपापन आता है, जिसके कारण चिपचिपापन आता है, और एक डाला गया है ऐसा पदार्थ जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, जिसका नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन। सिंपल तरीके से मैंने बोला क्या कि ये जो टैपिटम थी, ये स्त्रावण कर रही है स्पोरोपोलेनिन और लिपिड युक्त पदार्थ का, और ये जो लिपिड जो पदार्थ जो यहां पर डाला जा रहा है, इसको हम बोलते हैं यूबिश। यूबिश क्या नाम होता है, यूबिश। तो आपसे कोई पूछे, हालांकि नहीं लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, फिर भी मैंने आपको बताया यूबिश क्या था। वो जो लिपिड जो यहां पर डाला गया है, वो क्या कहला रहा है, यूबिश। और क्या डाला जा रहा है सर, स्पोरोपोलेनिन डाला जा रहा है। ये दोनों मिलकर कहला रहे हैं प्रोबिश। दोनों को मिलाकर हमने बोला प्रोबिश। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता, ये जो दो कोशिकीय अवस्था थी, दो कोशिकीय अवस्था, जिसमें छोटी कोशिका, जनन कोशिका, बड़ी कोशिका, कायिक कोशिका, छोटी कोशिका में केंद्रक, जनन केंद्रक, कैसी आकृति, तर्कुरूपी, बड़ी कोशिका में केंद्रक, कायिक केंद्रक, कैसी आकृति, अनियमित आकृति। इनके बाहर कोशिका भित्ति किससे बनी हुई, सेल्यूलोज और पैक्टोज से। उस कोशिका भित्ति के बाहर क्या डाला, कुछ पदार्थों का एकत्रीकरण किया। वो पदार्थ ये थे, इन दोनों को मिलाकर बोला प्रोबिश। और प्रोबिश का स्त्रावण कौन कर रहा है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं टैपिटम। यानी कुल मिलाकर ये जो सबसे बाहर जो स्तर बनाई गई है, इसका नाम क्या है, ये जो स्तर जो बनाई गई है, ये स्तर किसने निकाली है सर, टैपिटम ने। ठीक है, सिंपल सा था। अब इस स्तर को क्या बोलते हैं भैया, आप ध्यान से सुनना। जैसे ये स्तर बन जाती है प्रभु, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये स्तर बना दी, अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। अब इधर देखिएगा, बताएं जरा, मुझे बताएं जरा, देखें कितने बच्चे गौर से सुन रहे हैं। पता तो लगे कि भैया बस यूं ही बोले ही जा रहा हूं, ये सुन भी रहे हैं। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताएंगे। यहां पर ये जो लाल रंग की मैंने बनाई है, ये क्या है, और नीले रंग की जो मैंने बनाई है, ये क्या है, जल्दी से मुझे बताएं। ये लाल रंग की कौन थी, ये क्या था? आप बोलेगे सर कोशिका भित्ति थी कि नहीं थी? ये लाल रंग की क्या थी सर, कोशिका भित्ति थी, जो किससे बनी हुई थी, सेल्यूलोज से और पैक्टोज से। थी ना, थी ना। और ये नीले रंग की कौन है सर, ये सबसे बाहर वाली स्तर है, जो किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन से और लिपिड से। लिपिड को हमने बोला यूबिश, दोनों को मिलाकर बोला प्रोबिश, इन दोनों को मिलाकर प्रोबिश बोला, और ये प्रोबिश कौन स्त्रावित कर रहा है, टैपिटम। सिंपल। अब ये जैसे ही ये एक बाहरी स्तर बन जाती है, एक अंदरूनी स्तर, लाल और नीली जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनका नाम रखा गया क्या, कि लाल वाली जो अंदर वाली जो कोशिका भित्ति थी, जो किससे बनी हुई, सेल्यूलोज और पैक्टोज से, इसका नाम है, याद रखना, कौन बेटा, अंत्यचोल, इंटाइन। ठीक है। और जो बाहर वाली जो है,
इसको हमने नाम दिया है बाह्य चोल एग्जाइम। तो कुल मिलाकर आपकी ये दो स्तरें मिल रही है इस द्विकोशिकीय अवस्था पर, दो कोशिकीय अवस्था पर दो स्तरें मिल रही हैं। सबसे बाहर बाह्य चोल यानी एक्साइन और अंदर अंत्यचोल यानी इंटाइन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सोचें बाह्य चोल एक्साइन किससे बना हुआ है। सोचो ये बाह्य चोल ये एक्साइन किससे बना हुआ। आप सीधा बोलेंगे सर स्पोरोपोलिनिन से, और सर लिपिड के कणों से बना हुआ है नहीं बना हुआ। इन दोनों को मिलाकर बोला प्रोबिश, जो कौन स्त्रावित कर रहा था, टैपिटम। यानी मैं ये भी तो बोल सकता हूं ये बाह्य चोल बनाने के लिए उत्तरदायी कौन था, टैपिटम था। ऐसे भी तो बोल सकता हूं। जबकि अंदरूनी जो चोल, जो अंत्यचोल है, जो अंदर वाला आवरण है, जिसको हमने इंटाइन बोला है, वो सिंपल कोशिका भित्ति थी जो किससे बनी हुई है। नीट में प्रश्न पूछा जा सकता है अंत्यचोल इंटाइन किससे बना होता है। कहीं ना कहीं वर्ड लिखा होता है पैक्टोसेल्यूलोजिक। क्या वर्ड मिलता है, पैक्टोसेल्यूलोजिक। पैक्टोसेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज और पैक्टिन, सेल्यूलोज और पैक्टोज से मिलकर बना होता है क्या बेटा जी, आपका अंत्यचोल। यहां तक की जो चीज जो है कृपया करके मुझे बताएं, यहां तक की चीज समझ में आ गई है। सर चल का मतलब क्या होता है, अरे चल नहीं है चोल है, और चोल का मतलब आवरण होता है। चोल का मतलब क्या होता है, आवरण। हां जी, अरे भैया आप लोग इतना कमेंट क्यों कर रहे हैं। वेरी गुड बबलू कुमार, बहुत ही बढ़िया। तू ही तो मेरा दोस्त है। मेरा काम तो ये बबलू कुमार कर रहा है। भैया क्यों इतनी बातें कर रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। चलिए जी, क्लियर। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब एक बच्चे ने पूछा सर ये स्पोरोडर्म क्या है। बेटा इन दोनों को मिलाकर ना स्पोरोडर्म बोल रहे हैं, ठीक है, स्पोरोडर्म। चलिए जी, आ गया समझ में, वेल डन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इधर ध्यान से सुनिए, अब इधर देखिए, इधर देखिए। हमने यहां पर बोला कि इस दो कोशिकीय अवस्था में जो सबसे बाहर वाली स्तर थी जिसका नाम था बाह्य चोल, जिसमें दो प्रकार के पदार्थ मिल रहे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, स्पोरोपोलिनिन। मेरे ख्याल से एक एक बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है, गली का बच्चा जानता है, जो 11वीं या 12वीं कक्षा में बायो लेता है, पढ़ता है, नीट की तैयारी करता है। ये स्पोरोपोलिनिन याद रखना क्या, पादप जगत का, पादप, ये कल भी मैंने बता दिया था, पादप जगत का कठोरतम पदार्थ है। जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन था, इनेमल। और पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, स्पोरोपोलिनिन। याद रख लीजिएगा, भूल मत जाइएगा। तो आपसे कोई पूछे एक पेड़ के, एक पादप के सूक्ष्म जीवाश्म मिल रहे हैं, क्या बोला मैंने, एक पादप के सूक्ष्म जीवाश्म मिल रहे हैं। अब जरा सोचिए, इस वर्ड पर थोड़ा सा फोकस करिए, सूक्ष्म जीवाश्म। सब जीवाश्म क्या होते हैं, वो संरचनाएं जिनका अपघटन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स यानी जीवाश्म। और सूक्ष्म का मतलब छोटी छोटी संरचना। अब जरा सोचिए, मैं आपसे बोल रहा हूं ये जो संरचना, जो दो कोशिकीय की अवस्था ये जो दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे बाहर कौन था, स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन, ध्यान से सुनना, ये स्पोरोपोलिनिन कुछ इस तरीके से अलग अलग आकृतियां बना सकता है, नोकीली भी बना सकता है, गोलाकार भी बना सकता है। ये देखिए, ये स्पोरोपोलिनिन मिल रहा है, ये स्पोरोपोलिनिन नोकीली आकृति भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है, जालिका रूपी भी हो सकती है। किसकी, स्पोरोपोलिनिन की। तो अब आप मुझे बताएं, स्पोरोपोलिनिन कठोरतम पदार्थ है। अब मान लो किसी पादप का परागकण जमीन में गिर गया, जमीन में कौन है, सर जीवाणु है। सर उच्च तापमान भी हो सकता है, गर्मी हुई, सर निम्न तापमान भी हो सकता है ना, अम्लीय परिस्थितियां भी हो सकती है। तो याद रखना, ये जो स्पोरोपोलिनिन जो होता है, ये कठोरतम पदार्थ होता है, जिसके ऊपर अम्लों का, क्षारों का, उच्च तापमान का, है ना, इनका असर नहीं हो पाता, जिससे ये परागकण क्या हो जाता है, एक जीवाश्म के रूप में संरक्षित हो जाता है।
प्रिजर्व हो जाता है। तो आपसे कोई पूछे सूक्ष्म जीवाश्म कौन होते हैं, तो याद रखना परागकण होते हैं। हाँ जी, तुम आते क्यों हो श्रेया मीणा, फिर जाना ही होता है तो बाय 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 बाय, जाओ भाई बाय बाय। आए क्यों थे फिर, पढ़ाई नहीं करनी है ना। हाँ जी बताएं सर क्या है, बताओ क्या परागकण पर न्यूक्लिएज होता है? म्यूसिलेज, अरे बाबा म्यूसिलेज, हाँ होता है। नहीं खुशनुमा, ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव है। मैं लाइव आता हूं बेटा रोज 12:30 बजे। सर जंतु में क्या होता है? कठोरतम इनेमल होता है, दांतों में मिलता है। ठीक है, अब ना मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जरा ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है, कृपया करके आज ये सेशन खत्म होने के बाद में ये सोचना, कोई पदार्थ कठोर किसके कारण होता है? सोचना। हमने बोला हमारे दांतों में, या जितने भी जीव है जिनमें दांत मिल रहे हैं, उनके दांतों में ना कहीं ना कहीं एक पदार्थ मिलता है इनेमल। हमने बोला वो सबसे कठोर है। हमने बोला सर हड्डियां कठोर नहीं है। हम तो बोलते हैं सर हड्डियां तो बहुत कठोर होती है, हड्डियों से भी ज्यादा कठोर है कौन? दांतों में मिलने वाला इनेमल। हमने बोला कहीं ना कहीं यहां पर जो स्पोरोपोलिन मिल रहा है ये भी सबसे ज्यादा कठोर है। कठोरता किसके कारण आती है? रिजिडिटी, टफनेस, हार्डनेस, ये किसके कारण आती है कठोरता? सोचना आज, और कल आकर ना मुझे बताना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्लास खत्म होने के बाद में। अभी नहीं, कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। सर कैल्शियम, सर सेल के कारण, आय हाय हाय हाय, क्रिस्टल के कारण। सर इनेमल क्या होता है? उड़ी बाबा, इनेमल बेटा पदार्थ है, दांतों पर मिल रहा है और कहीं ना कहीं कठोरतम होता है। हमारे दांत जो सफेद होते हैं तो सफेदपन लाने के लिए इनेमल उत्तरदायी होता है। ठीक है, सोचना, दिमाग लगाना। कोई चीज ज्यादा से ज्यादा कठोर क्यों होती है? पढ़ना, बुक्स उठाना, सर्च करना। जब आप खुद घुसोगे ना चीजों में तो मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, है ना। आए, सुना, चले गए, टाटा बाय बाय, सर मैं जा रहा हूं। जाओ ना, किसने रोका है? ऐसे नहीं होने वाला सिलेक्शन, ऐसे नहीं होएगा। आए, हेलो सर गुड मॉर्निंग, हेलो सर गुड आफ्टरनून, 15 मिनट बाद देखा सर बाय बाय। अरे फिर आए क्या था, क्या करने आया था? हाँ जी, रिजल्ट आने दीजिए। आने देते हैं बेटा, रिजल्ट को भी आने देते हैं। चलिए जी आगे चल रहे हैं। हाँ जी, तो सोचना कोई चीज कठोर क्यों होती है, किसके कारण होती है, कौन सी चीजों के कारण कठोरता आती है। मैं एक सिंपल सा एक हिंट दे रहा हूं। 11वीं कक्षा में एक चैप्टर है जिसका नाम है जैव अणु, है ना। वहां पर आप है ना दो प्रकार के पदार्थ पढ़ते हैं, एक होते कार्बनिक और एक होते अकार्बनिक। ध्यान से सुनना, एक होते कार्बनिक और एक होते अकार्बनिक। ठीक है, बस इतना सा हिंट दिया। अब खुद सोचना, अगर किसी चीज में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा और अकार्बनिक कम है, और किसी चीज में अकार्बनिक ज्यादा है और कार्बनिक कम है, सोचना कौन कठोर होएगा। हिंट दे दिया, सोचिएगा, आराम से सोचिएगा। ठीक है, चलिए जी, यहां तक की बात समझ में आ गया। अब इधर देखिएगा सर, ये जो स्पोरोपोलिन है ये कठोरतम पदार्थ है। ठीक है सर, समझ में आ गया। एक बच्चा बार बार फोटो भेज रहा है, बोल रहा है सर ये आपने ना यहाँ छोड़ दिया, सर आपने यहां पर है ना ये जो बाह्य चोल है ये पूरी नहीं बनाई, जानबूझ के नहीं बनाई है। अब ये जो क्षेत्र है ना प्रभु, जहां पर ये बाह्य चोल नहीं है, कौन है? ये अंतः चोल होती है। ये अंतः चोल, बाह्य चोल नहीं है। इस क्षेत्र को बोला जाता है क्या? जनन छिद्र, जर्म पोर। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है,
अभी बताऊंगा, तसल्ली रखना, बताऊंगा जनन छिद्र क्या होता है। हिंट दे रहा हूं बस इतना सा, कई जानते होंगे क्या कि ये अब जो संरचना आपको दिखाई दे रही है पूर्ण रूप से, ये जो दो कोशिकीय अवस्था थी जिसमें कौन है, अंत्यचोल है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना हुआ है, बाह्य चोल है जो स्पोरोपोलिनिन लिपिड से बना हुआ है, जिसमें स्पोरोपोलिनिन अलग अलग आकृति में मिल रहा है, जिसके कारण पोलन ग्रेन्स, जिसके कारण परागकण की अलग अलग आकृति होती है। बाबू ये संरचना आपकी क्या कहला रही है, अब परागकण। ये संरचना अब पूर्ण रूप से क्या कहला रही है सर, परागकण कहला रही है। मैंने कहा जी वेल डन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जिसमें ये जो जनन छिद्र है, ये वो जगह है जहां पर बाह्य चोल नहीं था, एक्साइन नहीं था, केवल कौन है, एंटाइन है। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, ये जो जनन छिद्र जो होता है ना, इसी छिद्र से, यानी ये छेद है, इसी छिद्र से कहीं ना कहीं एक नलिका बनती है जिसका नाम होता है पराग नलिका। क्या नाम होता है, पराग नलिका। पॉलन ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब विकसित होती है, इसी छेद से होती है। कैसे होएगी, कौन करेगा, किससे निर्मित होती है, वो सब अभी बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना सा बताएं, क्या आपको ये परागकण दो कोशिकीय अवस्था वाला, जिसमें एक जनन कोशिका एक कायिक कोशिका, जनन कोशिका के अंदर तर्क रूपी जनन केंद्रक, कायिक कोशिका के अंदर अनियमित आपका कायिक केंद्रक, फिर अंत्यचोल किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज पेक्टोज से, फिर बाह्य चोल जो किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन और लिपिड से, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन अलग अलग जमाव होता है जिसकी वजह से परागकण की अलग अलग आकृतियां हो सकती है। अब जैसे यहां पर स्पोरोपोलिनिन का जमाव ऐसा लग रहा है जैसे नोकीला है, किसी में इस तरीके से गोलाकार भी हो सकता है, ऐसे लगेगा गोलाकार जमाव हो गया, देखिए इस तरीके से ये नोकीला जमाव हो गया, है ना। तो अलग अलग तरीके से जम जाते हैं कौन, स्पोरोपोलिनिन, जिसकी वजह से परागकण का, ध्यान से सुनना, परागकण अलग अलग आकृति के होते हैं। क्या कि पादपों में जो पुष्पीय पादप होते हैं उसके कई सारे कुल होते हैं, सोलेनेसी होता है, लिलिएसी होते हैं, फैबेसी होता है, मालवेसी होता है, कई सारे कुल होते हैं किसके, पुष्पीय पादपों के। अब जरा सोचिए, हर कुल का एक विशेष लक्षण होता है, क्या कि उसके जो परागकण जो होते हैं ना, परागकण, उनकी अलग अलग आकृतियां होती हैं। कैसी देखना चाहते हो, चलो मैं दिखा देता हूं, जरा देखिएगा यहां पर। देखो, दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अलग अलग आकृति देखिए, यहां पर नोकीले भी हैं, गोलाकार भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारी आकृतियां मिलती हैं किसकी, परागकणों की। आप बोलेंगे सर ये तो बॉल ले आए हो। यस, ये एक वास्तविक परागकण नहीं है, लेकिन दर्शाए गए हैं HD इमेज में, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। हाँ जी सर, लास्ट का समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, अबे क्या समझ नहीं आया तुमको, इतनी सिंपल सी चीज तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रही तो आगे क्या करेगा बुद्धू लाल। ये छोटी कोशिका, ये बड़ी कोशिका, बाहर कोशिका भित्ति जो थी वो क्या कहला रही है, अब अंत्यचोल, और फिर उसके बाहर कौन है, बाह्य चोल, जो किसने बनाया, टैपिटम ने ये पदार्थ स्रावित किया। स्पोरोपोलिनिन कठोरतम पदार्थ होता है पादप जगत का, इतनी सी बात बता दी। स्पोरोपोलिनिन का जो जमाव जो होता है वो अलग अलग शेप में हो सकता है, या तो नोकीली आकृति में जमाव हो गया किसका, स्पोरोपोलिनिन का, तो परागकण कैसा लगेगा, नोकीला लगेगा, या गोलाकार आकृति में जमाव हो गया किसका, स्पोरोपोलिनिन का, तो अलग आकृति का दिखाई देगा कौन, परागकण। सर रिजल्ट कब आएगा, अरे बंधु जब आएगा तो बता दिया जाएगा, काहे इतनी उत्सुकता भाई, आएगा, जैसे ही आएगा विदिन 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपके पास अपडेट आ जाएगी। काहे इतनी टेंशन ले रहे हो भाई, ठीक है। और कृपया करके शोवित डिस्टर्ब ना करो बेटा, ठीक है। मेरे को पता है कैसे पढ़ाना है, आपको अगर ज्यादा अच्छा आता है तो आकर आप पढ़ा लो मेरे भाई। हाँ जी, चलिए जी आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे बताएं, क्या परागकण में स्पोरोपोलिनिन का जो जमाव जो हो रहा था उसके कारण परागकण की अलग अलग आकृति थी। परागकण जो हमने यहां पर दो कोशिकीय अवस्था में देखा, इस परागकण की अलग अलग आकृति है। बताएं जरा, क्या परागकणों की अलग अलग आकृति है? यस,
अलग अलग आकृति के होंगे, अलग अलग शेप के होंगे। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलिन अलग अलग तरीके से जम रहा था, कभी नुकीला हो रहा है, कभी गोलाकार हो रहा है, किसी भी आकृति में हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है? सर पराग कणों की अलग अलग आकृति है, तो हम पराग कणों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। पराग कणों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अध्ययन करेंगे, उनकी अलग अलग आकृति की पहचान करेंगे, कौन से कुल में कौन सी आकृति मिल रही है पराग कणों की। ये अध्ययन जो होता है इसको हम बोलते हैं पैलिनोलॉजी। तो आपसे कोई पूछे पॉलन ग्रेन्स का यानी पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी कहलाता है। बताएं। हाँ, चलिए जी, ठीक है, चले आगे। तो पैलिनोलॉजी क्या था? पॉलन ग्रेन्स की स्टडी क्या कहलाती है? पैलिनोलॉजी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अलग अलग कुल में ये जो पराग कण हैं इनकी संरचना अलग अलग होती है स्पोरोपोलिन के जमाव के कारण। स्पोरोपोलिन कठोरतम पदार्थ था। इस स्पोरोपोलिन के ऊपर अगर आप उच्च तापमान, अम्लीय परिस्थितियां, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेंगी, ये इस पराग कण को बचाने के लिए उत्तरदायी होता है। सिंपल सा था। चले आगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताएं, यहां पर जो मैंने आपको पराग कण दिखाया वो कितनी कोशिकीय अवस्था का दिखाया? सर आपने बोला सर पराग कण जो आपने दिखाया है, पराग कण, सर वो आपने 2 कोशिकीय अवस्था का दिखाया है। मैंने कहा हां जी, 2 कोशिकीय अवस्था थी। ठीक है, चलो सर सिंपल सा था। लेकिन ध्यान से सुनना, इस पराग कण को हमें कहां लेकर जाना है? ये पराग कण कहां जाना चाहिए आपके हिसाब से? जरा सोचिए। मेरे सिर पर आना चाहिए कि स्त्री के सिर पर आना चाहिए? आप में से कई मजे लेंगे, सर आपके सिर पर आना चाहिए, है ना? कहां पर आना चाहिए बताएं जरा जल्दी से। सर माइक्रोस्पोर क्या पॉलन से है क्या? नहीं रे बुद्धू, माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु है। लघु बीजाणु को हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं। सर एनसीईआरटी में गोलाकार लिखा है। अरे मोरी अम्मा, अरे ये पराग कण गोलाकार है, लेकिन इस पराग कण के ऊपर स्पोरोपोलिन के जमाव के कारण इसकी जो बाहरी आकृति है वो अलग अलग है। लो भैया बाहरी आकृति लिख देता हूं। बाहरी आकृति अलग अलग है वो गोलाकार। अरे ले मेरे भाई, ये देख, ये गोलाकार, इस पे इस तरीके से नुकीली संरचनाएं हैं। कसम से बिल्कुल ही गुड़ गोबर दिमाग है। लो कैसी है? गोलाकार है पराग कण, लेकिन जमाव जो था स्पोरोपोलिन का अलग अलग शेप में मिल रहा है। बस ये था चीज समझाने की। थोड़ा अपनी बुद्धि लगा लिया करो, हैं? बिल्कुल ऐसे थोड़ा ना कि चम्मच में डालकर दूंगा और आप पी जाओगे, हो गया नीट में सिलेक्शन। खुद पढ़ना पड़ता है। समझ में आया? हाँ जी सर, कहां जाएगा ये पराग कण जो है, जो 2 कोशिकीय अवस्था आपने दिखाया है, ये कहां जाना चाहिए? सर ये स्त्री के सर पर जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल जाएगा। चलो जी, इस पराग कण को हम स्त्री के सर पर लेकर जाते हैं। ये लो जी, ये पराग कण था 2 कोशिकीय अवस्था वाला है। ठीक है सर, ये जाएगा कहां पर? सर ये है स्त्री के सर, जिसमें ये क्या कहलाती है? वर्तिकाग्र कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्तिकाग्र कहलाती है। कौन? वर्तिकाग्र। इस पर जाएगा ये। ठीक है, और यहां जाकर ध्यान से सुनना, यहां जाकर अब क्या होएगा देखिएगा। यहां जाकर ये जो जनन कोशिका थी ना, ध्यान से देखना, ये जो जनन कोशिका थी ना, बताएं मुझे क्या होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? मैं सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूं। सर आपने तो हमें 2 कोशिकीय अवस्था दिखाई थी, लेकिन अब आपने यहां पर 3 कोशिकीय अवस्था दिखा दी है ना?
यहां पर दो कोशिका, एक जनन कोशिका एक कायिक कोशिका। सर यहां पर अब बेटा जी ये जो जनन कोशिका थी ना, इस जनन कोशिका ने भी विभाजन करके दो जनन कोशिका बना दी है। जरा सोचिए, ये केंद्रक ने विभाजन किया, दो केंद्रक बन गए, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया। कितने जनन कोशिका? सर दो जनन कोशिका। जनन कोशिका कितनी है? सर दो जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। दो जनन कोशिका एक कायिक कोशिका। सर ये तो तीन कोशिकीय परिस्थिति है। सर ये तो तीन कोशिकीय परिस्थिति है। और सर ये दो कोशिकीय अवस्था, ये दो तीन कोशिकीय अवस्था है, और सर ये दो कोशिकीय अवस्था है? सर आपने तो बताया कि सर परागकण जो है ये दो कोशिकीय अवस्था है। मैं बेटा आपको ये भी बोल रहा हूं कि परागकण दो कोशिकीय अवस्था भी होता है और तीन कोशिकीय अवस्था भी होता है। फर्क इतना सा होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 60% प्लांट्स में, पुष्पीय पादपों में, कितना? 60% पुष्पीय पादपों में 60% पुष्पीय पादपों में जब परागकोश फटता है, ध्यान से सुनना, 60% पादपों में, पुष्पीय पादपों में जब उनके परागकोश फटते हैं तो क्या निकलेगा बाहर? परागकण। कितनी कोशिकीय अवस्था में? दो कोशिकीय अवस्था में, दो। लेकिन 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 बंधु ध्यान से सुनना, 60% में अगर ऐसे निकल रहे हैं तो सर बाकी 40% में ऐसे निकलते हैं। ये था। दिमाग लगाओ, समझ में आया क्या बोला मैंने? फिर से सुनो। मैं हूं परागकोश, ठीक है, मैं हूं परागकोश। मेरे अंदर कौन है? सर परागकण है। आपने सर कितना कोशिकीय अवस्था दिखाया था? सर आपने दो कोशिकीय अवस्था दिखाया था। मैंने कहा ठीक है। 60% पादपों में जब परागकोश फटेगा तो उसके अंदर से बाहर कौन आएंगे? सर परागकण आएंगे। कितनी कोशिकीय अवस्था वाले? दो कोशिकीय अवस्था वाले। लेकिन आपने बोला 60%, बाकी 40% में क्या हुआ सर? बाकी 40% में ये जो जनन कोशिका है ये विभाजन करके दो जनन कोशिका बना देती है। बाकी 40% में तीन कोशिकीय अवस्था में आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है सर। 40% पादपों में तीन कोशिकीय अवस्था में निकले, 60% पादपों में दो कोशिकीय अवस्था में निकले। अब सर आपने यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपने यहां पर दो प्रकार के परागकण बता दिए हैं। ध्यान से सुनना। एक बताया आपने 3 सेल स्टेज वाले, 3 सेल स्टेज मतलब तीन कोशिकीय अवस्था। एक आपने बताया 2 सेल स्टेज वाले। सर दो कोशिकीय अवस्था। मैंने कहा हां जी बिल्कुल, मैंने यही बताया। 60% में किससे निकल रहे थे? सर 60% में निकल रहे थे ऐसे। सर 40% में निकल रहे थे ऐसे। अब क्या होएगा? ध्यान से सुनिएगा। ये जो 40% वाले जब यहां पर जाएंगे तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 2 सेल वाले, दो कोशिकीय अवस्था वाले जब पहुंचे ना, पहुंचने के बाद बदले ये किसमें? तीन कोशिकीय अवस्था में। यानी बनना तो यहां पर क्या है? तीन कोशिकीय अवस्था ही चाहिए। कैसी कोशिकीय अवस्था चाहिए? तीन कोशिकीय अवस्था ही चाहिए। चाहे निकला दो कोशिकीय अवस्था में हो, चाहे तीन कोशिकीय अवस्था में हो। अगर तीन कोशिकीय अवस्था में निकला है तो कोई आगे चेंज नहीं हो रहा, वो तीन कोशिकीय अवस्था चाहिए थी, वो पहले से ही आ रही है। लेकिन अगर दो कोशिकीय अवस्था अगर आ रही है तो यहां पर जब वो आकर टिकेंगे तब बदला जाएगा। वो किसमें बदलेंगे? तीन कोशिकीय अवस्था। क्यों? क्योंकि ये अनिवार्य है। किसमें? पुष्पीय पादपों में अनिवार्य है। किसमें? पुष्पीय पादपों में। क्यों? अब आप बोलेंगे सर क्यों अनिवार्य है? क्योंकि पुष्पीय पादपों में एक विधि होती है जिसका नाम होता है द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन एक विधि होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। और वो कराने के लिए दो नर युग्मकों की जरूरत होती है। अब आप पूछेंगे दो नर युग्मकों की जरूरत होती है तो याद रखना, प्रभु भूल मत जाना, ये जो दो जनन कोशिकाएं हैं ना, जनन कोशिकाएं, इन्हीं को ही बोला जाता है नर युग्मक। एक बच्चे ने पूछा सर परागकण नर युग्मक है क्या? मैंने बोला नहीं।
तो सर परागकण कौन है? मैंने बोला परागकण जो है वो है नर युग्मकोद भेद। परागकण कौन होता है? नर युग्मकोद भिद्ध होता है, मेल गैमिटोफाइट होता है, जिसके अंदर ये जो दो कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं, ये कहलाती हैं नर युग्मक। तो अब आप मुझे बताएं कितने नर युग्मक? सर 2। और अगर 2 नर युग्मक हैं तो दोनों निषेचन करेंगे तो कितनी बार निषेचन होएगा? 2 बार। और 2 बार निषेचन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अभिलक्षण है किसका? आवृत बीजियों का, पुष्पीय पादपों का। अब जो सीरियसली सुन रहे हैं उनको समझ में आया होगा, और जो चैटिंग कर रहे हैं उनके तो चीरता हुआ चला गया होगा। हां जी, अब बताओ क्या पूछना है आपको? बताएं महादेव, क्या पूछना है? पूछिए पूछिए पूछिए, क्या पूछना है? सर स्क्रीनशॉट लेना है, लेते जाओ बेटा, लेते जाओ, वेट मत किया करो। हाँ जी सर, रविवार को ऑब्जेक्टिव खत्म कर दीजिए। हैं सर, थोड़ा कम समझाइए। अरे मोरी अम्मा, पेपर वालों से कहना, पेपर है ना ज्यादा टफ मत देना, मतलब हमसे होगा नहीं, हम ना कम पढ़ते हैं, हमारा दिमाग है ना बहुत ही छोटा है, निम्न स्तर का है हमारा दिमाग ना, हमारे ज्यादा भेजे में चीजें घुसती नहीं है एक बार में, है ना। सर मादा क्या होती है? अरे बाबा, मारो मारो मुझे मारो। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर थोड़ा साइड में लो थोड़ा साइड में आ गए भैया, साइड में। सर पॉलन ग्रेन्स को विदाउट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। आज जाना बेटा, सूरजमुखी का अगर कहीं पेड़ दिखे, उसका पुष्प दिखे, उस पे ना उंगली बस थोड़ी सी ऐसे ऐसे करना, देखना कुछ पीली पीली सी संरचनाएं आपको दिखेंगी, वो परागकण है, तो आंखों से देख सकते हैं। हाँ, ये प्रश्न पूछा है, कौन है? निशांत कुमार। निशांत कुमार ने अच्छा प्रश्न पूछा है। सर आपने ना ऐसा क्यों लिखा कि 60% में 2 कोशी की अवस्था में निकले और 40% में 3 कोशी की अवस्था? सर 60% में 2 कोशी की अवस्था में ही क्यों? सर 60% में 2 कोशी की अवस्था में क्यों निकल रहे? सर 40% में क्यों नहीं निकल रही है, और ये 60% में क्यों नहीं निकल रही? ऐसा क्यों क्यों क्यों, है ना। आइए एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूं, देखो फाइनली यहां पर कौन सी कोशी की अवस्था चाहिए थी, जल्दी से बताओ। यहां पर वर्तिकाग्र पर कितनी कोशी की अवस्था चाहिए? सर 3 चाहिए। ऑलरेडी 3 जा रही थी, हमें और नहीं बढ़ानी, लेकिन जो 2 वाली जा रही थी हमें उस 2 से 3 करनी है। यानी चाहिए कौन सी? सर चाहिए तो 3 कोशी की अवस्था, चाहिए तो 3 कोशी की अवस्था, ठीक है। अब दिमाग लगाओ बंगड़ू, दिमाग लगाओ। मान लो ये 3 कोशी की अवस्था वाले 100 परागकण थे और ये 2 कोशी की अवस्था वाले 100 परागकण थे। 100 ये थे, 100 ये थे, ठीक है, समझ में आ गया। अब चांसेस हैं 100 में से, मान लो 100 में से केवल 5 पहुंचे, 100 में से केवल 5 पहुंचे, है ना। अब ये 5 बदल रहे हैं किस में मेरे भाई? 3 कोशी की अवस्था में। 95 नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, ठीक है। अब यहां पर जरा सोचिए, 100 निकले थे, 100 में से मान लेते हैं यहां पर पहुंच गए हैं 10, और ये 10 जो हैं ये आगे चलकर बदले किसमें? 3 कोशी की अवस्था में। यानी इसको इस तरीके से समझो, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है सोचो सोचो सोचो। मान लो ये जो निकले थे ये 2 कोशी की अवस्था में निकले हैं, ये 3 कोशी की अवस्था में निकले हैं, ठीक है। अब इमेजिन करो यहां पर जो 2 कोशी की अवस्था वाले जो थे उनको 3 कोशी की अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए क्या खर्च करनी पड़ रही है? ऊर्जा।
दिमाग लगाओ, 2 कोशिकीय अवस्था को जब मैं 3 कोशिकीय अवस्था में बदलूंगा तो क्या खर्च होगी? सर ऊर्जा खर्च होगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल खर्च होगी, ऊर्जा खर्च होगी, है ना। ऊर्जा खर्च करके मैंने 3 कोशिकीय अवस्था में बदला और ये जो 3 कोशिकीय अवस्था ये पहुंच ही नहीं पाए, आलो जी, वेस्ट हो गई या नहीं हो गई एनर्जी? सोचो, दिमाग लगाओ, ये जो 2 कोशिकीय अवस्था वाले हैं इनको जब मैं 3 कोशिकीय अवस्था में बदलूंगा तो मेरी क्या खर्च होगी? सर ऊर्जा खर्च होगी। और मान लो ये 3 कोशिकीय अवस्था वाले पहुंच नहीं पाए, अब दिक्कत होगी। तो हमने क्या करा, हमने ना 2 कोशिकीय अवस्था रखी, देखते हैं ये अगर पहुंचेंगे तो बदल जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऊर्जा खर्च नहीं होगी। तो ऊर्जा कब खर्च होगी? सर जब ये पहुंच जाएंगे तब बदलेंगे, तब ऊर्जा खर्च होगी, तो वो ज्यादा बेटर होगा। हां जी, चलिए जी। क्लास रुक गई है? नहीं बेटा, क्लास तो नहीं रुकी है। समझ में आया? तो क्यों ज्यादातर में 2 कोशिकीय अवस्था थी? क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम इस 2 कोशिकीय को अगर 3 कोशिकीय में बदले ऊर्जा खर्च करके, और ये 3 कोशिकीय में बदलने के बाद अगर ना पहुंच पाए तो हमारी एनर्जी वेस्ट। सिंपल तरीके से समझ में आया? सर जी अगर परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो पोषण कौन देगा? हाँ, तो बेटा जी ये जो वर्तिकाग्र जो होती है ना, वर्तिकाग्र, इस वर्तिकाग्र पर पोषणीय पदार्थ रहते हैं। ठीक है, यहां पर कई सारी चीजें होती है किस पे? इस वर्तिकाग्र पर, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंपैटिबिलिटी फैक्टर, जिसमें IAA भी होता है, आइनोसिटॉल भी होता है, बोरोन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये परागकण कहीं ना कहीं विकसित होता है, एक नलिका बनाता है, फिर वो जो नलिका है ना उसको पोषण चाहिए। तो अंदर जो वर्तिका होती है ना, ये वर्तिका, इसके अंदर मिलते हैं क्या बेटा जी? ऊतक मिलते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यूज। डीप में चले जाएंगे फिर कहेंगे सर समझ में नहीं आया। ये पराग नलिका नीचे की तरफ वृद्धि करती हुई नीचे जाती है, तो वहां पर पोषण पहले कौन पोषण मिलता है? वर्तिकाग्र से मिलता है, फिर कहां से मिलता है? वर्तिका से मिलता है, फिर नीचे 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 जब ये जाती है तो इसमें बोरोन की कमी होती है, बहुत ज्यादा बोरोन की। तो जहां से बोरोन निकलता है ना उधर की तरफ ये वृद्धि करती है, और कहां पर जाती है बेटा? अंदर होता है कौन? बीजांड, उसके पास चली जाती है। अब ये बाद में आएगा, तो अभी थोड़ा सा हल्का सा बस हिंट दिया है, टेंशन मत लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया आएगा, बाद में समझ में आएगा। तो अभी मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताएं, क्या ये 40 और 60% वाली कहानी याद रहेगी? क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, बंधु पूछ लिया जाएगा। 60% पादपों में परागकण कितनी कोशिकीय अवस्था में निकलते हैं? भूल मत जाना, 2 कोशिकीय अवस्थाओं में। ये प्रश्न बनता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, भूल मत जाइएगा। सर वर्तिकाग्र तो जड़ जाते हैं। अरे निषेचन के बाद झड़ेंगे, पहले थोड़े ना झड़ेंगे। चलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है। ये परागकण क्लियर है, ये परागकण की संरचना। इस परागकण की संरचना में कौन? जनन कोशिका, जिसके अंदर जनन केंद्रक, 2 कोशिकीय अवस्था है, ये कायिक कोशिका है, इसके अंदर ये कायिक केंद्रक है, बाह्य चोल है, अंत्य चोल है, जनन छिद्र है। जनन छिद्र से क्या होएगा? बाहर पराग नलिका निकलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था बेटा जी हमारा परागकण। सिंपल सा याद रखना, परागकण कौन होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है, नर युग्मक नहीं होता, मेल गैमिटोफाइट होता है। और नर युग्मकोद्भिद वो संरचना होती है जो धारण किए होती है, या तो धारण बोल दीजिए या उत्पन्न बोल दीजिए। किसको? नर युग्मक को। और नर युग्मक कौन था? वो जो जनन कोशिकाएं हैं वो हैं नर युग्मक। जो जनन कोशिका थी वही क्या कहला रहे हैं? नर युग्मक कहला रहे हैं। और कितने हैं? 2 हैं, याद रखना। कितने हैं? 2 हैं। सिंपल सा था। सर ये वर्तिकाग्र क्या है? उपाध्याय बाबू रहने दो, अभी रहने दो, आएगा तब बता दूंगा। ठीक है, चल अभी बता भी देता हूं, जल्दी से देख, जल्दी से मुझे बताएं, क्या परागकण जब अंदर बन जाएंगे तो अब पराग कोश क्या होएगा? फटेगा। पराग कोश के फटने की प्रक्रिया जो है उसे हम बोलते हैं पराग स्फुटन, डिहिसेंस ऑफ एंथर।
अब ये पराग स्फुटन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? याद रखना, जो अंतस्थीशियम जो थी, अंतस्थीशियम और मध्यस्तर, अंतस्थीशियम और ये जो मध्यस्तर है ये एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये इस तरीके से थी। ये देखिए, ये इसके नीचे जो अंतस्थीशियम और मध्यस्तर है ये एक दूसरे से क्या होंगी? अलग होंगी। और जब अलग होंगी तो ये जो दरार है ये अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और ये फट जाएगी। और जब ये फट जाएगी तो अंदर जो परागकण है वो बाहर आ जाएंगे। यही क्या कहलाता है? परागकणों का स्फुटन। और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया क्या कि भैया अंतस्थीशियम और मध्यस्तर हैं। कौन? पीछे ले चलता हूं थोड़ा सा। ये देखिए, ये आपकी अंतस्थीशियम और मध्यस्तर हैं। ये अंतस्थीशियम और मध्यस्तर एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट होती है, अलग होती जाती है, अलग होती जाती है, अलग होती जाएंगी तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। फट जाएगा कौन? ये परागकोश फट जाएगा, फट जाएगा यानी फूट जाएगा और इसके अंदर से परागकण बाहर आ जाएंगे। सिंपल। तो परागकोश के स्फुटन के लिए, या परागकण नहीं, परागकण स्फुटन नहीं, परागकोश है बेटा, परागकोश का स्फुटन। परागकण थोड़ी ना फटेंगे, परागकण स्फुटन नहीं है, ये परागकोश का स्फुटन है। परागकोश का जब स्फुटन होएगा, कौन स्फुटन? स्फुटन का मतलब होता है फटना। कौन फटेगा? ये परागकोश फटेगा, परागकण नहीं फटेंगे। हाँ जी, तो ये परागकोश फटेगा, बाहर निकलेंगे परागकण। अब एक बच्चे ने पूछा, सर ये जो परागकण जो होते हैं इनकी लाइफ कितनी होती है? ठीक है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। जैसे आपके जो अनाज जो होते हैं, सिंपल गेहूं जो हमारा उदाहरण दे रखा है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पर बेस्ड रहिएगा। अनाज जो होते हैं जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, ठीक है, इनमें कुछ, हाँ जी, कुछ बताएं, मिनट की के घंटों का होता है इनके अंदर जीवन शक्ति इनकी। बताओ जगदीश। सर परागकण में कितने जनन छिद्र होते हैं ये भी बता देता हूं। यस, क्या बात है विशाल इंडिया, बहुत ही बढ़िया। कितना होता है? 30 मिनट, यानी 30 मिनट तक इनके अंदर क्षमता है, इनके परागकणों के अंदर क्षमता है क्या करने की बेटा जी? अंकुरित होने की। अब जरा सोचिए, मात्र 30 मिनट तक ये जिंदा रहेंगे अंकुरण के लिए। अब जरा सोचिए, निश्चितता ज्यादा होगी क्या यहां पर कि पहुंचेगा ही पहुंचेगा वर्तिकाग्र पर? नहीं ना। तो इस वजह से ये परागकण बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलते हैं कि कोई ना कोई तो पहुंचेगा। ठीक है, तो याद रखना, परागकणों का अगर जीवन क्षमता हम देखें, जीवन क्षमता मतलब अंकुरित होने की क्षमता अगर हम देखें तो कितने मिनट की मिल रही है? लगभग 30 मिनट की हमारे जो अनाज जो होते हैं। वहीं अगर हम लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी, यही 3 शब्द दे रखे हमारी एनसीईआरटी में। कौन कौन से? रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, ये जो कुल जो होते हैं जिसमें लेग्यूम पादप होते हैं, इसे हम आपका आलू का कुल बोलते हैं, रोज प्लांट इसमें आते हैं। इन कुलों में कई दिनों तक क्षमता रहती है किस चीज की? अंकुरित होने की। ये सिंपल सी चीज थी, ये याद रख लीजिएगा। एनसीईआरटी में यूं का यूं लिखा हुआ और आप यूं का यूं याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात आ रही है, क्या हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं? क्या हम परागकणों को कई वर्षों तक स्टोर कर सकते हैं? यानी मान लो मैंने किसी परागकण को स्टोर कर लिया और मैं चाहता हूं मैं 5 साल बाद उसे अंकुरित करूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा भी पॉसिबल है। अब वो कृत्रिम संरक्षण होता है। क्या होता है वो?
कृत्रिम संरक्षण होता है जिसे हम निम्न तापी संरक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न तापी संरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी पराग कण को -196 डिग्री और लिक्विड नाइट्रोजन, ये दो वातावरणीय परिस्थितियां जब हम प्रदान करते हैं तो कोई परागकण जो होता है, परागकण जो होता है वो कई वर्षों तक संरक्षित हो जाता है। अब मुझे पता है आप क्या पूछेंगे, आप क्या यही पूछेंगे, सर ऐसा कैसे, ये कैसे हो गया? परागकण मरा ही नहीं, परागकण जिंदा रह गया कई वर्षों तक, ऐसा कैसे? यानी अगर मैं गेहूं और अनाज, जैसे गेहूं और धान का जो परागकण जिसके अंदर अंकुरण की क्षमता जो है वो 30 मिनट के बाद खत्म हो रही है, क्या मैं गेहूं और धान के परागकण को अगर ये वातावरणीय परिस्थिति दूं तो क्या उसके अंदर वो अंकुरण की क्षमता बनी रहेगी? यस, बनी रहेगी। क्या वो प्रिजर्व हो जाएगा? यस, वो प्रिजर्व हो जाएगा कई वर्षों तक। आखिर ऐसा कैसे? पूछेंगे ना, सर ऐसा कैसे, क्या कर दिया, इन परिस्थितियों ने क्या कर दिया? तो आप याद रखेंगे, एक चैप्टर आएगा बेटा जी आपके 11वीं कक्षा में जिसका नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, जहां पर आप एक अवस्था पढ़ते हैं जिसका नाम होता है G0 अवस्था, शांत अवस्था, जहां पर एक कोशिका उपापचय रूप से तो सक्रिय रहती है, केवल विभाजन नहीं करती है। तो ये परिस्थितियां जो होती हैं ये किसी कोशिका को कौन सी अवस्था में भेज देती हैं? एक निष्क्रिय अवस्था विभाजन के आधार पर, लेकिन सक्रिय अवस्था उपापचय के आधार पर। यानी कार्य चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, बस वो कोशिका विभाजन नहीं करती हैं। तो ऐसी कोशिका G0 अवस्था में चली जाती है और ये परिस्थितियां कोशिका को G0 अवस्था में डाल देती हैं। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना, ठीक है, भूल मत जाइएगा। चलिए जी, अब ये चीज बता दी, अब हमारा जो टॉपिक था वो था परागकण के नुकसान। क्या परागकणों से कोई नुकसान भी होता है? क्या परागकण हमारे लिए नुकसानदेही होते हैं या फायदेमंद होते हैं? यस सर, परागकण नुकसान होता है। आप में से कई बच्चे जानते होंगे कि कहीं ना कहीं जब फसल कटती है उस समय जो फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान जो होते हैं, मुंह पर पटका या मुंह पर कपड़ा लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण में क्या फैल चुके हैं? परागकण। और वो परागकण उड़ते अगर अंदर आ गए तो आपके श्वसन तंत्र को क्या कर देंगे? संक्रामित कर देंगे, जिससे रोग हो सकते हैं। कौन सा? अस्थमा, जिससे रोग हो सकता है श्वसनी शोथ, जिससे रोग हो सकता है अस्थमा, जिससे रोग हो सकता है श्वसनी शोथ। ठीक है, तो अस्थमा और श्वसनी शोथ, अस्थमा को अंग्रेजी में भी अस्थमा, श्वसनी शोथ को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रोंकाइटिस या हे फीवर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस, श्वसनी शोथ क्या होता है? जब आप 11वीं कक्षा में एक अध्याय पढ़ेंगे, क्या मानव शारीरिकी में कहीं ना कहीं हमारा क्या श्वसन तंत्र, तो आपको पता लगेगा हमारी जो हमारा जो श्वसन पथ होता है ना, उसमें श्वास नलिका होती है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, वो आगे जाकर विभाजित होती है और क्या बनाती है? श्वसनी। क्या बनाती है? ब्रोंकाई। और वो श्वसनी आगे चलकर फिर विभाजित होती है, क्या बनाती है? श्वसनिकाएं, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये परागकण अगर श्वसनी को यानी ब्रोंकाई को इन्फ्लामेट करते हैं, ब्रोंकाइज को या ब्रोंकियोल्स को क्या करते हैं? संक्रामित करते हैं, तो वो रोग, वो इन्फ्लामेशन, वो संक्रमण क्या कहलाता है? श्वसनी शोथ कहलाता है। जबकि अस्थमा में सिंपली क्या होता है? जो हमारी श्वास नलिका ट्रैकिया होती है ना, वो सिकुड़ जाती है। तो आपने देखा होगा अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो कुछ फिस लेते हैं ना, उनको हम बोलते हैं वेसोडायलेटर्स। वेसोडायलेटर्स मतलब वो कहीं ना कहीं जो वेसल्स जो होती हैं, वो जो नलिकाएं जो है, कौन सी? श्वास नलिका, उसको डायलेट करते हैं, उसको फैला देते हैं।
ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना सा, अस्थमा में जो हमारी श्वास नलिका जो होती है, कौन, श्वास नलिका यानी ट्रैकिया, सिकुड़ जाती है। किसके कारण हो रहा है? परागकणों के कारण हो सकता है। और यही परागकण अगर ट्रैकिया से नीचे आए यानी श्वास नलिका से नीचे आते हैं तो श्वसनी को संक्रामित करते हैं, ब्रोंकाइज को इन्फ्लामेट करते हैं। तो वो रोग क्या कहलाता है? श्वसनी शोथ। बहुत ही अच्छा उदाहरण है क्या, कि भारत में जो गेहूं है ना वो आयात की जाती है, बाहर से लाई जाती है, पाकिस्तान से भी आती है, बांग्लादेश से भी आती है। क्या गेहूं आती है, आयात की जाती है, बिल्कुल की जाती है ना। तो उसके साथ ना एक खरपतवार बोल दीजिए या उसके साथ एक और पादप आ जाता है जिसका नाम आपने नहीं भूलना, और वो नाम आप कभी नहीं भूलेंगे, मुझे अच्छे तरीके से याद है। आप मेरा नाम जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हो ना बाबू, मेरा नाम तो जानते हो। याद रखना, जिसको हम सिंपली बोलते हैं गाजर घास, पार्थे। मेरी मदर है ना, मेरे को ऐसे ही बुलाती है, पार्थेनियम। तो याद रखना, पार्थेनियम, गाजर घास एक ऐसा पादप जो गेहूं के साथ साथ आ जाता है। और ये जो है ना गाजर घास, इससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या निकलते हैं? परागकण, जो अंदर जाकर रोग फैला देते, श्वसन संबंधी रोग फैलाते। तो परागकण नुकसानदेह है, यस नुकसानदेह है। अब आप पूछेंगे परागकण नुकसानदेह फायदेमंद भी हैं क्या? परागकणों के फायदे भी है, यस। पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न जो आपके जो देश जो हैं, वहां पर, इंडिया में भी अब स्टार्ट हो गए धीरे धीरे, परागकणों के कैप्सूल्स आते हैं, परागकणों के सिरप आते हैं। इस तरीके से कैप्सूल्स आते हैं, इस तरीके से सिरप आते हैं, ठीक है। और जो मुख्य रूप से जो धावक होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जिनको ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वो ये लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन पराग कणों में पोषणीय पदार्थ होता है। ये था सिंपल सी बात, परागकण के फायदे, ठीक है। और इसी के साथ हमने खत्म किया है क्या? नर जनन तंत्र, किसमें? पुष्पीय पादपों में। अब बेटा जी इसके बाद स्टार्ट होएगा क्या? आपका मादा जनन अंग, जिसका नाम है स्त्री केसर। कौन है बेटा? स्त्री केसर। और कोई ये पुष्प भी बता सकता है? ये पुष्प में स्त्री केसर कौन सा है? चलिए इतना सा हिंट दे देता हूं। ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, पीला पीला, ये है परागकोश। और ये जो हल्की हल्की लाल लाल सी ये लाइनें दिख रही हैं, ये तंतु है। और ये जो दिख रही है ना, ये मोटी मोटी लंबी लंबी, ये है वर्तिका। और ये जो उभार दिख रहे हैं, ये हैं वर्तिकाग्र। और ये सारे नीचे जा रहे हैं और फूली हुई संरचना किसमें खुल रहे हैं? अंडाशय में। यानी स्त्री केसर बना होता है प्रभु किससे? वर्तिकाग्र से, वर्तिका से, अंडाशय से बना होता है। टेंशन मत लीजिएगा, अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे पढ़ना क्या? स्त्री केसर, अगले हफ्ते, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। अब आप मुझे बताएं, क्या आप रेडी हैं गाइज? चलिए, हाँ जी, अब बताएं क्या प्रॉब्लम है आपकी? यस सर, गुड़ल था, वेरी गुड। हिबिस्कस था, चाइना रोज था, गुड़ल था, बहुत ही बढ़िया। ये कौन है भैया? ओके बाय दोस्तों, फिर कभी मिलेंगे, जिंदगी रही तो। अरे भाई, इतनी सी उम्र में हैं, ज्ञानी हो गए तुम तो, हैं सर। पार्थेनोजेनेसिस क्या? अभी नहीं आया पार्थेनोजेनेसिस, आएगा तो बता दूंगा। अनिषेक जनन, ठीक है सर लाइव क्यों नहीं करते हो? सुमित सैनी, लाइव ही है बेटा, रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव है प्रभु, लाइव है। सर बीजांड के बाद क्या बनता है? बीजांड जो होता है आगे चलकर बीज बनाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। आयत खान इतनी देर से यही ढूंढ रहे थे। पार्थ सर का नियम पार्थेनियम। ओए होए होए, गजबवा गजबवा। मेरा नियम पार्थेनियम और मैं फैला रहा हूं क्या? रोग। कौन सा? श्वसनी शोथ और अस्थमा है। वारे वाह, भारत माता की जय। अरे 2 बार क्या 1000 बार जय।
चलो जी, चलिए सर केसर का मतलब क्या होता है? उभार, उभार यानी कुछ ऐसी उभारित संरचनाएं जो होती हैं उनको हम केसर बोलते हैं, ठीक है, जो उभार के रूप में निकलती हैं। चलो हाँ जी गाइज, रेडी हो? ले आए, चलिए आज का क्विज ले आते हैं। एक बार जरा कृपया करके मुझे बताएं फटाफट। पहला प्रश्न, परागकण की डैश कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों को निर्मित करती है? कौन सी कोशिका थी जिसके विभाजन से दो नर युग्मक बने थे? टेंटन, जल्दी से बताएं। कायिक कोशिका, जनन कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इनमें से कोई नहीं। कौन सी कोशिका थी जो विभाजन करके दो नर युग्मक बने थे? कर लिया? चलिए दूसरा प्रश्न बेटा, एक परागकण जब तीन कोशिका अवस्था में मुक्त होता है तो उसमें ये तीन कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सी तीन कोशिकाएं थी? एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका, एक नर युग्मक। एक कायिक कोशिका, दो नर युग्मक। एक जनन कोशिका, दो नर युग्मक, ए और बी दोनों। चलिए जी, कर लिया? कर लिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बताइए कितने बच्चों के दोनों सही हैं? सही है ना? सही है ना? कोई तकलीफ तो नहीं ना दोनों करने में? सीधा साधा, परागकण की कौन सी कोशिका थी जो विभाजन करके दो नर युग्मक बनाई? अरे भैया नर युग्मक कौन थे? सर जनन कोशिकाएं थी। भैया वो जनन कोशिकाएं कितनी थी? दो थी। दो कब बनी? जब एक जनन कोशिका ने विभाजन करके दो जनन कोशिका बनाई। तो कौन थी भैया? जनन कोशिका ही तो थी जिसने विभाजन करके दो जनन कोशिका बनाई, और वो दोनों जनन कोशिका क्या कहला रही थी? नर युग्मक कहला रही थी। करेक्ट आंसर इज जनन कोशिका। भूलोगे क्या? कतई नहीं भूलोगे। सीरियसली पढ़ोगे तो कतई नहीं भूलोगे। हाँ, मौज लेने आया तो बेटा मौज लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न था कि भैया वो जो तीन कोशिकी अवस्था थी, किसमें? परागकण में। वो तीन कोशिकी अवस्था में कौन कौन सी कोशिका थी? आप अच्छे तरीके जानते हैं। दो जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका, है ना? और वो जो दो जनन कोशिका थी वो क्या थे? दो नर युग्मक थे। तो मैं यही बोलूंगा ना, क्या? एक कायिक कोशिका, दो नर युग्मक, खत्म, खल्लास। एक कायिक कोशिका थी और दो नर युग्मक। नर युग्मक कौन थे? दो जनन कोशिका को तो हमने नर युग्मक बोला था, खत्म, इतनी सी बात थी। बताओ, करेक्ट आंसर इज बी। आलो जी, बताओ, आया समझ में? कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ध्यान से सुनिए, कल जब हम मिलेंगे, है ना, कितने बजे? 12:30 बजे। अब आप मुझे बताएं कल मैं क्या पढ़ाऊंगा? देखें जरा, पता तो लगे आप लोग सीरियसली पढ़ने आते हैं कि बस ऐसे ही। बताओ बताओ बताओ, कल हम क्या पढ़ेंगे? क्या कल हम 12th का टॉपिक पढ़ेंगे कि 11th का? क्या पढ़ेंगे? यस, बहुत ही अच्छे दिशा, वेरी गुड दिशा। ये बच्चा है जो रेगुलर आ रहा है। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? अरे बुधू, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बेटा दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, एक ग्राम धनात्मक, एक होता है ग्राम ऋणात्मक। एक वैज्ञानिक था क्रिश्चियन ग्राम, जिसने ग्राम अभिरंजन विधि का आविष्कार किया। उस ग्राम अभिरंजन विधि से यह पता लगा कि जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो रंग धारण कर लेते हैं, एक वो जो रंग धारण नहीं करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब क्यों कर लिया और क्यों नहीं करा ये जब चैप्टर आएगा तब बताऊंगा कि कहीं ना कहीं कोशिका भित्ति में अंतर होता है दोनों की। चलिए जी, तो हम कल पढ़ेंगे 11th का टॉपिक और कल खत्म करेंगे हम 11th का वो पहला चैप्टर जो हमारा चल रहा था। कौन सा? सजीव जगत। ठीक है, तो कल एक बार कृपया करके ना पढ़कर आइएगा। ठीक है, तो कल हम खत्म करेंगे क्या? 11th का वो पहला चैप्टर। कौन सा? सजीव जगत। और जाते जाते आपको पता ही है आपको, कल बता दिया था मैंने आपको, कल बता दिया था जो कल आए थे, कल बता दिया था क्या? पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, चलिए जी, मिलेंगे कल बेटा इसी समय पर। बाय बाय।